वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि बीए छठवें सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूँ, अगर आप पाँचवें सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं या दे चुकी हैं और आप सोच रहे हैं कि छठवें सेमेस्टर में हमको क्या पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में, तो जिस तरीके से आप लोगों ने पाँचवें सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़े हैं, ठीक इसी प्रकार से छठवें सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे, जिसमें पहला पेपर आपको पढ़ना होगा भारतीय राजनीतिक विचार यानी इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इसी पेपर के सिलेबस के बारे में हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यानी सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको समझने हैं, पढ़ने हैं, किन चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं या प्रश्न आते हैं तो मतलब सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, इसको भी लगे हाथ में बताने का प्रयास करूंगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इन सभी चैप्टर की वीडियोस जो है आपकी बार मैं देने का प्रयास करूंगा और प्रयास यही रहेगा कि जो है तमाम प्रकार के जो टॉपिक आपके समक्ष बोर्ड पर लिखे हुए हैं इन सभी की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाए। बहरहाल आइए समझते हैं। राजनीतिक विज्ञान या राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बीए थर्ड ईयर का छठवां सेमेस्टर यानी 6th सेमेस्टर 2024 का नवीनतम सिलेबस जो है यही है। आपको बता दूं, आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी कैंपस में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आपको सिलेबस की बात करें तो यही सिलेबस है। पेपर पैटर्न अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग जरूर हो सकता है आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपकी परीक्षा लिखित हो, लिखित में हो सकता है कि आति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हो, कुछ विश्वविद्यालयों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। पेपर नंबर 1 की अगर बात की जाए तो आपको इसमें पढ़ना है भारतीय राजनीतिक विचार, मतलब कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि भारतीय राजनीतिक विचार। भारत में जो राजनीति से रिलेटेड जो विचार विद्वानों ने दिए हैं उन्हीं विचारों के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब वो विचार कुछ आर्थिक विचार होंगे, कुछ राजनीतिक होंगे, कुछ सांस्कृतिक होंगे, कुछ सभ्यता को लेकर के होंगे और कुछ होंगे सामाजिक। तो ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के जो पहलू हैं उन पहलुओं से रिलेटेड जो विद्वान होंगे अपनी अपनी विचारधाराएं देंगे, उन्हीं विद्वानों की विचारधाराओं के बारे में हमको पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ही सहज टॉपिक है और बहुत ही सहज पेपर है आपका। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको अवगत होगा कि जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तो उसमें सिलेबस जो डिसाइड हुआ है वो 8 इकाइयों में सिलेबस आपका बटा हुआ होता है। हर एक पेपर का सिलेबस 8 इकाइयों में आपका बटा हुआ होता है। आइए समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में आपका जो है बटा हुआ है। यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें आपको प्राचीन विचारों के बारे में पढ़ना है। जो भारतीय प्राचीन विचारक हैं उनके विचारों के बारे में हमको यूनिट नंबर 1 में समझना है। अब प्राचीन भारतीय विचारकों में नाम तो सबसे पहले आता है मनु का। मनु आप लोग जानते हैं, जो मनु स्मृति जो रचना है उसके जो मनु है वही मनु है। ठीक है, तो ये मनु के बारे में समझेंगे, मनु ने किस तरीके से राजनीति में अपने विचार दिए हैं। चाहे सप्तांग सिद्धांत की बात करें, चाहे सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने भी दिया है, मनु ने भी दिया है, तो मनु के राजनीतिक विचारों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद में कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे। कौटिल्य का एक नाम आप जानते हैं विष्णुगुप्त, एक नाम इनका और है चाणक्य। इनकी रचना है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, बड़ी फेमस रचना है। तो उसमें बहुत प्रकार की चीज़ें बताई गई। वैसे तो नाम उस रचना का अर्थशास्त्र है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस की एक रचना है, पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है। ठीक है, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। तो कौटिल्य के बारे में जानेंगे, इनसे रिलेटेड तमाम प्रकार के जो विचार हैं उनको जानेंगे। इसके अलावा आप बहुत नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने इनका, अगन्नासुत्त का। अगन्नासुत्त एक विद्वान है, इनके बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा कुछ जैन परंपराएं हैं, उन परंपराओं में जो विचार हैं उन विचारों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली प्रश्न यहाँ से कौटिल्य और मनु से बहुत ज़्यादा आने वाला है। अगन्नासुत्त से भी प्रश्न आएंगे और जैन परंपराओं से भी आएंगे, लेकिन इन दोनों की तुलना में आप देखेंगे कौटिल्य और मनु बड़ी फेमस है और इनके सप्तांग सिद्धांत परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौटिल्य ने राज्य को लेकर के क्या बातें कही, सप्तांग सिद्धांत जो बताया वो क्या क्या थे, तमाम प्रकार के पहलुओं पर यहाँ पर हम नजर डालेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 2 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें देखते हैं भैया क्या पढ़ना है हमको। देखो, इकाई 2 की अगर बात करी तो इकाई 2 में मध्यकालीन विचार पढ़े है आपका। मध्यकालीन मतलब कि देखो ये प्राचीन विचार हो इनका। अब दूसरा का पढ़ेगा भैया
मध्यकालीन विचार हमें तो है पढ़े है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। मध्यकालीन विचार मतलब मध्यकाल में। अब मध्यकाल में वैसे तो विदेशी लोग बहुत आए हैं, आप सब जानते हो। भारत जो है हमेशा से गुलाम रहा है, मतलब कि प्राचीन जो भारत है वो अपनी गरिमा और अखंडता के लिए विश्वविख्यात है। सोने की चिड़िया प्राचीन जमाने में भारत को कहा जाता था। लेकिन मध्यकाल जो समय है ये विदेशी आक्रांताओं का समय है। इस समय आप देखेंगे कि चाहे हूण हो, यमन हो, शक हो, कुषाण हो या अरब यात्री बहुत सारे हों, अरब, तुर्क, ठीक है, और इसके अलावा और मुस्लिम आक्रांता हो गए, तो ऐसे तमाम प्रकार के आक्रांता। उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए, डच आए, तमाम प्रकार के लोग आए और भारत पर शासन किया। भारत से जो यहाँ की अच्छी चीज़ें थी उसको लेकर के गए, यहाँ से बहुत ज़्यादा धन कमाया। तो बेसिकली अगर बात की जाए मध्यकालीन भारत की या मध्यकालीन विचारों की, तो मध्यकालीन विचार में जो विदेशी लोग आए वो अपने साथ एक आध दो विद्वानों को लाते थे, ताकि जो है वो अपनी गुणगाथा को उनके द्वारा एक पुस्तक में बयां करवा सके। मतलब कि जैसे कि जो ये बर्नी है, ठीक है, अबुल फजल हो गए, तो ये सब जो यहाँ पर आक्रांता लोग आए, विदेशी लोग आए, वो अपने साथ कुछ विद्वानों को लाते थे। उन्हीं विद्वानों में बर्नी भी शामिल है, उन्हीं विद्वानों में अबुल फजल भी शामिल है। तो इन लोगों ने भारतीय विचार भी दिए। भारत में उस समय राजनीति या भारतीय राजनीति में उस समय क्या चल रहा था इसको भी इन लोगों ने बताया। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके विचारों के बारे में हम चर्चा करेंगे बेसिकली, ठीक है। फिर इसके बाद में इकाई नंबर 3 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 3 में जैसे प्रवेश करेंगे तो हम आधुनिक भारत में पहुंच जाएंगे, जो कि प्राचीन, मध्यकालीन, उसके बाद में आधुनिक। आधुनिक भारत में सोच और विचार, यानी सोचने का नजरिया कैसे बदला भारतीयों का, और उनके विचार, जो भारतीय विद्वान हैं उनके विचार किस तरीके से रहे हैं, ठीक है। तो आधुनिक भारत में सोच और विचार की बात करें। अच्छा, आधुनिक भारत में क्या हो रहा था, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पाश्चात्य सभ्यता की अगर बात करें हम, तो पाश्चात्य सभ्यता के साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस समय तमाम प्रकार के रिफॉर्म चल रहे थे। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। हमारे यहाँ तमाम प्रकार के विद्वान आए, जैसे जो है राजा राम मोहन राय की बात करें, या फिर एम.जी. रानडे की बात करें, सर सैयद अहमद खान की बात करें, पंडिता रमाबाई की बात करें, तो ये सब ऐसे विद्वान हैं जो कि एक प्रकार से विदुषी हैं, जिन लोगों ने क्या किया, भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण काल, बोले तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया, सती प्रथा का अंत किया। रिफॉर्म माने सुधार, सुधार आंदोलन है, सुधार परंपरा चली। सुधार परंपरा में सबसे बढ़ चढ़ करके भाग लिया राजा राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने और अन्य प्रकार के लोगों ने। लेकिन नाम यहाँ पर आप देखेंगे, राजा राम मोहन राय के विचारों को आपको पढ़ना है, एम.जी. रानडे के विचारों के बारे में आपको पढ़ना है, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की जो रीतियाँ थी उनमें जो कमियाँ थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खान के बारे में, उनके विचारों के बारे में पढ़ना है, और पंडिता रमाबाई के विचारों के बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये रही कुछ यूनिट नंबर 3 में जो आधुनिक भारत में सोच और विचार रहे इसके बारे में। हालांकि पहले जब हम इस सिलेबस को डिस्कस करते थे तो कुछ दूसरे तरीके का सिलेबस था, लेकिन इस सिलेबस में आपको नई शिक्षा नीति की झलक आपको जरूर दिखेगी। अब शायद वो झलक आप पहचान पाएँ कि ना पहचान पाएँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे तो साफ दिख रहा है, और मुझे जो दिख रहा है मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूँगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है आपको बताना। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नई दिख रही होंगी सिलेबस में। देखिए, राजनीतिक कल्पनाएं, सामाजिक कल्पनाएं, आर्थिक कल्पनाएं, सांस्कृतिक कल्पनाएं और सभ्यतागत कल्पनाएं, ये आपको 4-5 टर्म आपको दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म आपको दिख रहे हैं जो आपको नए दिख रहे हैं सिलेबस में। इससे पहले सिलेबस में आपने इसको नहीं देखा होगा, या पुराने सिलेबस पर जब हम नजर डालते हैं तो ऐसी कुछ विचारधाराएं या ऐसे सिलेबस का कैटेगराइजेशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है ये मुझे नहीं पता, उस समय के प्रोफेसर्स को पता होगा जिन लोगों ने सिलेबस उस समय बनाया होगा। लेकिन अब का सिलेबस बड़ा ज़बरदस्त है, मॉडर्न सिलेबस है, आधुनिक सिलेबस है, वैज्ञानिकता पर आधारित है। अच्छा, इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में आपको कहीं ना कहीं भी भारतीय राजनीतिक विचार तो आपको समझ में आएगा, लेकिन राजनीतिक विचार के साथ साथ देखिए 3 इकाइयों में पहले क्या होता था, प्राचीन विचारक, मध्यकालीन विचारक और आधुनिक विचारक, इसी में सबको समेट देते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, अब ऐसे विद्वानों को छांटा गया है जो राजनीति से रिलेटेड है, कुछ ऐसे विद्वानों को छांटा गया जो सामाजिक मुद्दों पर विचार दिए हैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने आर्थिक मुद्दों पर विचार दिया है, कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सभ्यतागत मुद्दों पर विचार दिया है। तो उनको अलग अलग तरीके से हमको पढ़ना है, और वही चीज़ यहाँ पर की गई है जो बहुत ही ज़बरदस्त है।
देखें, राजनीतिक कल्पनाएं यानी कि पॉलिटिकल जो कल्पनाएं, इमेजिनेशन जो होती है, पॉलिटिकल इमेजिनेशन। अब इसमें नाम आता है एम के गांधी। महात्मा गांधी वैसे राजनीतिक विचारक हैं ही, लेकिन राजनीति के साथ साथ इन्होंने और भी कई क्षेत्रों में काम किया, लेकिन बेसिकली इनका नाम राजनीति में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, इसीलिए राजनीतिक कल्पनाओं में एम के गांधी का नाम आता है, महात्मा गांधी का नाम आता है। इसके अलावा जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप सभी लोग जानते होंगे इनको। फिर इसके बाद बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी का। तो बेसिकली 3 नाम आपको पढ़ने हैं, एक एम के गांधी जी का, एक जवाहरलाल नेहरू जी का और एक बाल गंगाधर तिलक जी का। ये 3 विद्वान राजनीति से रिलेटेड हैं और ये आप सभी लोगों इनका नाम जरूर जानते होंगे। तो इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है, बहुत ही बेसिक, मतलब कि एकदम से आधारभूत तरीके से इनके बारे में जानना है, इनके विचारों के बारे में। फिर दूसरा जो आपका टॉपिक है, मतलब कि अगली इकाई है, 5वीं इकाई है, उसमें सामाजिक कल्पना है, यानी कि जो समाज में जिन्होंने बड़ा अच्छा योगदान दिया है, सामाजिक या समाजवादी विचारकों में ज्योतिबा फूले का नाम आता है, महिला है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले साइकिल बटी थी तो इन्हीं के नाम पर बटी थी, ज्योतिबा फूले। इसके अलावा ताराबाई शिंदे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पेरियार। इन्होंने समाज के क्षेत्र में या समाज में जो कुरीतियाँ थी, सामाजिक जो है एक प्रकार से ऊंच नीच की भावना थी या अन्य प्रकार के सामाजिक जो वैमनस्यता जिससे फैलती थी, उसको ख़त्म करने का काम इन चारों लोगों ने मिलकर के किया। हालांकि और बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने किया, लेकिन इनका नाम बहुत ज़्यादा अग्रणी रहा है। सामाजिक कल्पनाएं इन लोगों ने करी जो कि उस समय के समाज से हट करके थी, उसके बारे में हम समझेंगे। इसके अलावा 6वीं इकाई की अगर हम बात करेंगे, इसमें आर्थिक कल्पनाएं, जिसमें आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल जो इमेजिनेशन है उसमें विद्वानों ने विचार दिया, खास करके एम.एन. राय का नाम इसमें आता है, ठीक है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण का नाम आता है। जयप्रकाश नारायण, जे.पी. नारायण बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। जब आपको बता दूं, जब इमरजेंसी लगी थी, 1976 का दौर था या 75-76 की बात है, उस समय जे.पी. नारायण जो थे जेल में डाल दिए गए थे। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है क्रांतिकारी व्यक्ति थे, डरते किसी से नहीं थे, सत्ता के आगे चाहे उस समय इमरजेंसी लगी हो फिर भी एक प्रकार से अपना जलवा कायम किए हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण का नाम बहुत बड़ा है भारतीय राजनीति में। आर्थिक कल्पनाएं इन्होंने भी बहुत सारी की हैं। एम.एन. राय तो अर्थशास्त्र में भी आप इनको पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को भी अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम भी आपको पढ़ना है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये भी एक अर्थशास्त्री भी रहे। हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक जबरदस्त समाजशास्त्री भी रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर विश्वविद्यालय भी है अयोध्या में, फैजाबाद में, ठीक है, अयोध्या में पड़ता है, नाका बाईपास पर। वहीं पर अब तो वो बन गया, क्या बोलते हैं, हवाई अड्डा जहाँ पर बना हुआ है, उससे आगे बढ़ेंगे नाका बाईपास है, सुल्तानपुर रोड उधर जाती है, तो वहीं पर विश्वविद्यालय है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मैं तो गया हूँ कई बार। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की, मतलब ये बात की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये विद्वान है, समाजवादी विद्वान है, बहुत ज़बरदस्त विद्वान है ये, ठीक है। तो इनके बारे में समझेंगे। तो आर्थिक कल्पना इन लोगों की जो है, या आर्थिक विचार जो दिए हैं इन्होंने, राजनीति से रिलेटेड आर्थिक विचार जो दिए हैं उनके बारे में समझेंगे। इसके बाद में अगले विद्वान आपके, मतलब कि अगली जो है वो सांस्कृतिक कल्पनाएं हैं। सांस्कृतिक कल्पनाओं में खास करके नाम आता है बी.डी. सावरकर का, इसके अलावा एम.एस. गोलावकर का, ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद इकबाल का। तो इन लोगों के नाम, इन लोगों के विचारों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि सांस्कृतिक कल्पनाएं जो करी हैं भारतीय राजनीति में, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 8 की अगर बात करें, तो इकाई नंबर 8 में हम लोग समझेंगे सभ्यतागत संकल्पनाएं कुछ हैं, ठीक है। सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो इनकी इमेजिनेशन है उसके बारे में जानेंगे, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आता है और आनंद कुमार स्वामी जी का नाम आता है। तो इस तरीके से इन विद्वानों के जो द्वारा दिए गए जो चीज़ें हैं, जो उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, इनके द्वारा जो दिए गए विचार हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो कुछ विद्वान आपको पढ़ने, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और इसके अलावा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 विद्वानों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। 27 चैप्टर्स के माध्यम से यहाँ पर ये सारी चीज़ें संपन्न करवा दी जाएंगी और इन सभी के विचार जो होंगे छोटे छोटे करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से और बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करना है। यही सिलेबस है आपका पेपर नंबर 1 का, भारतीय राजनीतिक विचार, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। पेपर नंबर 2 का सिलेबस जल्द ही आपके समक्ष मैं लेकर के हाजिर होऊंगा।
ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।